राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। इस वर्ष रक्षाबंधन की तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष श्रावण पूर्णिमा तिथि 30 और 31 अगस्त 2 दिनों तक रहेगी। हिंदू पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार हर वर्ष श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है और इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि श्रावण पूर्णिमा तिथि पर भद्राकाल ना हो। लेकिन इस वर्ष श्रावण पूर्णिमा तिथि के साथ ही भद्राकाल शुरू हो जाएगा। 30 अगस्त 2023 को भद्राकाल रात्रि 9:01 तक रहेगी। ऐसे में 30 अगस्त को रात के समय जब भद्रा की समाप्ति होती है तो उसके बाद राखी बांधी जा सकती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर के लोगों के मौलिक अधिकारों को छीन लेता है। यह टिप्पणी तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य के संदर्भ में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 11वें दिन की सुनवाई के दौरान आई। कक्षा 7 के NCERT पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हमारे बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि पर एक अध्याय शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अंधकार के लंबे दौर से निकलकर बीमारू राज्य कहे जाने वाले राज्य से विकसित राज्य बनने की ओर अग्रसर है। लखनऊ में फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी दावा किया कि उत्तरी राज्य जल्द ही देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को चिन्हित करते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया। पूर्वोत्तर से लेकर दक्षिण तक होगी भारी बारिश। IMD ने अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट किया जारी। बढ़ती महंगाई से राहत देते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने जनता को राहत देते हुए घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए की कटौती की है। केंद्र सरकार ने रक्षाबंधन के त्योहार से पहले सभी घरेलू LPG यूजर्स को सौगात दी है। केंद्रीय खेल एवं युवा और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज पंजाब दौरे पर हैं। सुबह चंडीगढ़ में रोजगार मेले के आयोजन में युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के पश्चात केंद्रीय मंत्री ने पटियाला स्थित नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान में 13 करोड़ की लागत से बनी कई खेल विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कोलकाता पुलिस ने ED अधिकारियों को तलब किया। छापेमारी के बाद कंपनी के कंप्यूटर में बाहरी फाइल डालने का है आरोप। दिल्ली मेट्रो एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार दिल्ली मेट्रो में एक दिन में सफर करने वालों का नया रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पूरा देश चंद्रमा पर मिशन चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मना रहा है। हम भी इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना करते हैं। यह सिर्फ हमारी स्पेस एजेंसी की ही सफलता नहीं है, बल्कि भारत की प्रगति और ग्लोबल स्टेज पर हमारी ताकत का भी प्रतीक है। कैबिनेट इस बात का स्वागत करती है कि अब 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। हमारे वैज्ञानिकों के निरंतर प्रयासों की वजह से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक भी हुई, CCA की बैठक भी हुई और जैसा आप सबको ज्ञात है, भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि चंद्रयान मिशन 3 की सफलता के, जहां देश और दुनिया भर में भारत का स्पेस सेक्टर में एक बड़ा नाम, कह सकते हैं कि नए भारत की नई पहचान, नई उड़ान, नए भारत की नई छलांग, ये स्पेस सेक्टर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और स्पेस सेक्टर में इस उपलब्धि पर समस्त कैबिनेट मंत्रियों ने भी अपनी खुशी प्रकट की और एक कैबिनेट नोट, जो कैबिनेट प्रस्ताव उसमें पास हुआ है, मैं उसको आपके समक्ष रखना चाहता हूं। पूरा देश चंद्रमा पर मिशन चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मना रहा है। केंद्रीय कैबिनेट भी इस खुशी में शामिल है। कैबिनेट हमारे वैज्ञानिकों की इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना करती है। ये सिर्फ हमारी स्पेस एजेंसी की ही सफलता नहीं है, बल्कि भारत की प्रगति और ग्लोबल स्टेज पर हमारी ताकत का प्रतीक है। कैबिनेट इस बात का स्वागत करती है कि अब 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के तौर पर मनाया जाएगा। कैबिनेट इसरो के इस प्रयासों के लिए बहुत बहुत बधाई देती है। हमारे वैज्ञानिकों के निरंतर प्रयासों की वजह से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप उतरने वाले दुनिया का पहला देश
देश बन गया है। चंद्रमा पर उतरना और वो भी पूर्व निर्धारित पैरामीटर्स पर पूरी तरह खरा उतरते हुए अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तमाम चुनौतियों को पार करते हुए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के समीप उतरना इस भावना का प्रतीक है कि कैसे हमारे वैज्ञानिक ज्ञान की खोज के लिए हर सीमा के पार कर जाने के लिए तैयार रहते हैं। प्रज्ञान रोवर के द्वारा हमें जो जानकारियों का खजाना मिल रहा है उसे हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी, नई खोज का मार्ग बनेगा और चंद्रमा के रहस्य को समझने और उसे भी पार जाने में मदद मिलेगी। कैबिनेट का यह मानना है कि तेजी से बदलते तकनीक और इनोवेशन के दौर में हमारे वैज्ञानिक नॉलेज, डेडिकेशन और एक्सपर्टीज की मिसाल है। उनकी एनालिटिकल क्षमता, नई खोजों के प्रति उनका कमिटमेंट देश को साइंस के क्षेत्र में लगातार आगे ले जा रहा है। सबसे बेहतर करने की भावना, निरंतर नई खोज में लगे रहना, चुनौतियों से लड़ने की जीवटता से दुनिया भर में उनका सम्मान बढ़ा है। उनकी सफलता ने दूसरों को भी बड़ा सोचने और उसे साकार करने के लिए प्रेरित किया है। भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम में महिला वैज्ञानिकों की भूमिका है कि भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। कैबिनेट को गर्व है कि चंद्रयान 3 की सफलता में हमारी महिला वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये सफलता आने वाले वर्षों में भी हमारी महिला वैज्ञानिकों को प्रेरित करती रहेगी। कैबिनेट प्रधानमंत्री मोदी जी को इंडियन स्पेस प्रोग्राम के प्रति उनके विजन और उनकी लीडरशिप के लिए बधाई देती है। उनके नेतृत्व में इंडियन स्पेस प्रोग्राम पूरी मानवता के कल्याण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अटूट भरोसे ने हर बार हमारे वैज्ञानिकों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित किया है। पिछले 22 वर्षों के दौरान पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री के तौर पर उनका सभी मून मिशन से भावनात्मक लगाव रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब चंद्र मिशन की घोषणा की थी तो वो गुजरात के मुख्यमंत्री। 2008 में जब चंद्रयान 1 का सफल प्रक्षेपण हुआ तो उन्होंने इसरो जाकर वहां के वैज्ञानिकों को बधाई दी। 2019 में जब चंद्रयान 2 की मिशन अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाए तो प्रधानमंत्री जी की ओर से वैज्ञानिकों को दिए गए भावनात्मक संबल ने हमारे वैज्ञानिकों के हौसले को और मजबूत। प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा ने हमारे वैज्ञानिकों को चंद्रयान मिशन के लिए नई ऊर्जा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा साइंस और इनोवेशन को प्राथमिकता दी है। पिछले 9 वर्षों में देश में निरंतर ऐसे निर्णय लिए गए हैं, नीतियां बनाई गई हैं जिन्होंने भारत में इनोवेशन और रिसर्च को आसान बनाया है। प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है कि स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप्स और प्राइवेट कंपनियों को नए अवसर मिल सके। कैबिनेट को विश्वास है कि चंद्रयान की सफलता के बाद जोश और गर्व से भरे हुए हमारे देश के लोग मिलकर 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प को जरूर साकार करेंगे। टोयोटा मोटर ने दुनिया की पहली कार पेश की है जो पूरी तरह से वैकल्पिक ईंधन एथेनॉल पर चल सकती है और यह फ्लेक्स फ्यूल इंजन से लैस है। कार निर्माता की लोकप्रिय एमपीवी इनोवा हाई क्रॉस पर आधारित मॉडल को आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम में आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया। इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल इनोवा हाई क्रॉस न सिर्फ वैकल्पिक ईंधन का इस्तेमाल करेगा बल्कि खुद इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर सकता है और ईवी मोड पर भी चल सकता है। आज का ये दिन बहुत खुशी का दिन है और केवल खुशी का दिन नहीं है, ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि टोयोटा किर्लोस्कर द्वारा आज वो प्रोटोटाइप वर्ल्ड की फर्स्ट BS6 स्टेज 2 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल इनोवा गाड़ी आज लॉन्च हो रही है। और मुझे याद है कि इसका लगातार फॉलोअप मैं मेरे मित्र विक्रम किर्लोस्कर जी के साथ लगातार करता था। आज के इस खुशी के मौके पे इस बात का जरूर दुख है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है। वो लगातार इस मिशन में पीछे लगे थे, बहुत मेहनत और परिश्रम उन्होंने किया और निश्चित रूप से आज यह दिन हम सबको देखने के लिए मिला है। मैं विशेष रूप से विक्रम किर्लोस्कर जी की याद करते हुए उनको बहुत बहुत याद भी करता हूं और श्रद्धा सुमन भी उनके प्रति व्यक्त करता हूं। आज के दिन का महत्व समझने के पहले हमें हिंदुस्तान की समस्या को समझना होगा। हमारे इकोनॉमी में 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू ये कितनी बड़ी समस्या है ये तो आप समझ सकते हैं, पर मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते इस बात के लिए मैं बहुत ही गिल्टी कॉन्शियस हूँ कि हमारे देश में जो 40% पोल्यूशन है, जो हमारा पोल्यूशन है वो फॉसिल फ्यूल के कारण, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के कारण है। और स्वाभाविक रूप से हमारे देश में 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है, इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। और दिल्ली के लोगों को यह समझाने की आवश्यकता नहीं है कि प्रदूषण के कारण क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं, इसका उनको अनुभव है।
इथेनॉल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि 100% इथेनॉल व्हीकल में यूज हो। और आज टोयोटो ने ये जो गाड़ी लाई है ये 100% तक जा सकती है फ्लेक्स इंजन में। इनके पहले मैं बजाज, टीवीएस और हीरो के पीछे लगा, मोटरसाइकिल तैयार की, ऑटो रिक्शा तैयार की। पूना में आपने इंडियन ऑयल ने 3 पंप शुरू किए, प्रधानमंत्री ने उसका इनॉग्रेशन किया। पर प्रॉब्लम यह है कि इथेनॉल के पंप अब शुरू नहीं हुए। अभी आज के इस गाड़ी के बाद हमारे वैद्य साहब को और पेट्रोलियम मंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम सबको अब इथेनॉल के पंप शुरू करने के लिए आप जरूर आदेश दीजिए। और फिर से बाद ये गाड़ी वाले बोलते हैं कि पंप नहीं है तो गाड़ियां कैसे बेचेंगे। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अब पंप शुरू करने की अगर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी तो इथेनॉल के व्हीकल आना शुरू हो जाएगा, फ्लेक्स इंजन का। बाकी भी कंपनियां आएगी और एक दिन ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में आएगा कि पेट्रोल का इंपोर्ट पूरा खत्म हो जाएगा और पूरा किसानों ने तैयार किया हुआ इथेनॉल से इस देश के वाहन चलेंगे। वो सस्ते भी है, कंज्यूमर का भी फायदा है और प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी, तो इंपोर्ट से भी मुक्ति मिलेगी। और एक महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे यहाँ विशेष रूप से सबसे बड़ी समस्या जो है वो विशेष रूप से डीजल के पोल्यूशन की है। अब कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में इलेक्ट्रिक आ गई। अब आपके ही नेतृत्व में 10,000 इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही है और इलेक्ट्रिक गाड़ी में तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं अभी टाटा के साथ लगभग अंतिम इसमें आया हूं कि दिल्ली से जयपुर में केबल डालकर इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूं ताकि 3 बसें जोड़कर जाएगी, बिजनेस क्लास जैसी सीट रहेगी और डीजल के तुलना में 30% रेट कम होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कंफर्टेबल और अच्छा करने से लोग गाड़ियों के बजाय उसमें जाएंगे। हमने देश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना बड़ा किया है कि अब हर आदमी गाड़ी खरीद रहा है। और मैं जब इस मिनिस्ट्री में आया था तो हमारी इंडस्ट्री का साइज 4.5 लाख करोड़ था, अभी इंडस्ट्री का साइज 12.5 लाख करोड़ हुआ है। मैं जब मंत्री बना था, हम सब, हमारी सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो हम 7वें नंबर पे थे। अब हम 3रे नंबर पर आए हैं और पहले नंबर पर चाइना है, दूसरे नंबर पर यूएसए है, तीसरे नंबर पर इंडिया है और चौथे नंबर पर जापान चला गया। हमने जापान को पीछे डाला है। पर मैं मानता हूं कि अभी जल्दी हम लोग पहले नंबर पर आएंगे और वर्ल्ड का पहला मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे। मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाए जा रहे राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर जनपद झांसी में 2009 करोड़ रुपए की 100 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने हॉकी के खिलाड़ियों से मुलाकात की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि जब खेलों की बात आती है तो मेजर ध्यानचंद का नाम निश्चलता और सम्मान के साथ हर भारतीय लेता है। सीएम ने कहा कि मेजर ध्यानचंद ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त की। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी ने भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद को समर्पित किया है। राष्ट्रीय खेल दिवस भारत माता के इस महान सपूत की स्मृतियों को समर्पित है। आज का दिन भारत के हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी का पावन जन्मदिन है। मंच पर मेजर ध्यानचंद जी के सुपुत्र श्री अशोक कुमार जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और अभी मुझे राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारत के हॉकी के पूर्व ओलंपियंस का मुझे सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे सभी भारत माता के हमारे महान सपूत हॉकी के पूर्व ओलंपियंस, झांसी के मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, आज एक साथ कई कार्यक्रमों के साथ मुझे सहभागी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर भारत माता के महान सपूत, भारत के हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी की स्मृतियों को नमन करते हुए भारत माता के इस महान सपूत को प्रदेश सरकार और प्रदेश वासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि भारत के राष्ट्रीय खेल हॉकी में 1928, 1932
और 1936 में 3 गोल्ड मेडल दिलाने वाला हॉकी का महान जादूगर न केवल एक उत्कृष्ट खिलाड़ी था, बल्कि भारत माता के प्रति अथाह सम्मान और श्रद्धा का भाव उनके मन में भरा हुआ था। जब खेलों की बात आती है तो मेजर ध्यानचंद जी का नाम बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ हर भारतीय देता है, और झांसी की धरती का सौभाग्य है कि इस धरती ने मेजर ध्यानचंद जी को पैदा किया। इस धरती से उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, और इस धरती के माध्यम से न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने ख्याति अर्जित की। इस अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया है, और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार अपना प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ही बना रही है। मैं इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं भी जब यहाँ पे आया था स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, और मेजर ध्यानचंद जी के म्यूजियम और लाइब्रेरी का उद्घाटन का कार्यक्रम के साथ साथ झांसी की 1900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ है। हमारे जनप्रतिनिधियों ने समय समय पर जब मांग यहाँ के लिए की, यहाँ के विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, उन सभी कार्यक्रमों का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। तो इसके साथ ही यहाँ पर पहली बार प्रदेश में हम लोगों ने एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना की है, और 23-24 के लिए 125 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को फेलोशिप देते हुए 32,35,000 के रुपये उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से अभी अंतरण किया गया है। इस अवसर पर मैं उन सभी खिलाड़ियों को भी हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम किया, राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश को गौरवान्वित किया। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। इंडिया दर्पण, दैनिक हिंदी समाचार पत्र, DID न्यूज व राष्ट्र सर्वप्रथम मीडिया टीम की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। देहरादून में राष्ट्रीय खेल दिवस एवं मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने 98 पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार की राशि भी प्रदान की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 4 से 23 साल तक की आयु के खिलाड़ियों के लिए मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना शुरू की जाएगी। 8 से 14 साल तक के खिलाड़ियों को पहले से ही सरकार इस योजना का लाभ देती आ रही है। मैं सबसे पहले तो आज खेल दिवस के अवसर पर राज्य के सभी खिलाड़ियों को, हमारे सभी खेल प्रेमियों को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आशा करता हूं कि खेल और जो हमारी खेल भावना है वो हमेशा हमारे अंदर बनी रहेगी, और वो जहां खेल के मैदान में इस प्रकार की हमारी जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो रहे, उसके साथ साथ हमारे जीवन में भी ये भावना लगातार अनवरत रूप से चलेगी। आज इस देश के हम महानतम खिलाड़ियों में से एक मेजर ध्यानचंद जी, जिनको हॉकी के जादूगर के नाम से जानते थे, उनका जन्म दिवस है, और इस महान खिलाड़ी के जयंती के अवसर पर मैं मेजर ध्यानचंद जी को नमन करता हूं कि उनके द्वारा जो शानदार खेल, किस प्रकार से उन्होंने जर्मनी में अनेक दुनिया के देशों में जाकर जो प्रदर्शन किया वह हम सब के लिए अनुकरणीय है, और भारतीय हॉकी को भी एक नया मुकाम
नई ऊंचाई देने का काम मेजर ध्यानचंद जी ने किया। उस समय खेल के क्षेत्र में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इस प्रकार की अवस्थापना सुविधाएं भी नहीं थी। मैं इसलिए बात कह रहा हूं कि हम लोग रोज कोशिश करते हैं, जब भी हमारी मंत्रिमंडल की बैठक होती है, हमारा ये मुख्य ध्येय रहता है कि कोई न कोई निर्णय हम अपने खिलाड़ियों के हित में लें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम प्रारंभ किया। ये इसी सोच का उदाहरण है। मैं आज इस अवसर पर आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमारी राज्य की सरकार भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। छत्तीसगढ़ की बेलतरा विधानसभा में संकल्प शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ की जनता की आर्थिक स्थिति सुधारने का काम किया है। वैश्विक महामारी के समय भी कांग्रेस सरकार आपके साथ खड़ी रही। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों, अनुसूचित जनजाति, गरीबों की सरकार है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने बेरोजगारी भत्ते के लिए 2500 रुपए देने का काम किया है। पहली बात यह है कि छत्तीसगढ़ के जनता के आर्थिक स्थिति सुधारे काम करें। जिन देश में दौर चला थे महंगाई के, बेरोजगारी के, आज माटी तेल, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की कीमत बढ़े, खातूक भाव बढ़े, ट्रेन के किराया बढ़े, प्लेन के किराया बढ़े, ऐसा समय में छत्तीसगढ़ सरकार है, ये तुम्हार सरकार है जिन आम जनता के खिस्सा में ओकर जेब में पैसा डाले काम ल करे, महिला मन के पर्स में पैसा डाले काम करे। 35 किलो चावल से लेके राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से आप सब आर्थिक रूप से कोनो परेशानी मत हो। ये काम 5 साल करे। उस समय जब वैश्विक महामारी आ रही से तीनों समय में सरकार है तो साथ खड़े रही। ये सरकार किसान के सरकार है, सरकार मजदूर की सरकार है, ये सरकार है तेन गौपालक मन की सरकार है, ये सरकार है तेन अनुसूचित जाति जनजाति की सरकार है, ये नौजवान साथी मन के सरकार है जिन रोजगार पर निरंतर प्रयास करा थे। आज सब विभाग में भर्ती चला थे, 41,000 पद भरे जात थे। ओकरे साथ साथ बेरोजगारी भत्ता भी दे थे, 2,500 रुपया महीना। राजीव युवा मितान क्लब भी हमन बनाया। ओकर साथ साथ महिला गौपालक मन के 2 रुपया किलो में गोबर और 4 रुपया लीटर में गौमूत्र खरीदे काम करा था। जबका लघु उपज है खरीदा था। साथ ही कोदो, कुटकी, रागी तेकरो समर्थन मूल्य घोषित करके खरीदी की व्यवस्था करें। तो हर प्रकार से चाहे लघु उपज संग्राहक से लेके धान बेचैया तक ओकर पैसा, ओकर जेब में पैसा जाना चाहिए। हर महीना पैसा जाना चाहिए, हर तिमाही में पैसा जाना चाहिए। 21 मई के पहली किस्त दे रहे हैं, 20 अगस्त के दूसरा किस्त दे हैं। ये वक्त आचार संहिता 1 नवंबर के पहली लग जा रही है, पहली तो आचार संहिता पहली तो तीसरा किस्त आ जाएगी। हमार सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तेन तो हम आर्थिक रूप से सक्षम बनाए काम करे। कांग्रेस की सरकार है 5 साल जेन वादा करें किसान ला, मजदूर ला, महिला मन ला, नौजवान मन ला, वो सब ला पूरा करें। और कोरोना जैसे महामारी में भी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपके साथ खड़े रही से 3 महीना चावल एडवांस में दे रहे हैं। ऑक्सीजन के बिना दिल्ली राजधानी में लोगों के मौत हो रही थे, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऑक्सीजन के बिना काकरो मौत हुई से कोई खबर नहीं। रेमडेसिविर दवाई उपलब्ध है। हमार मितानिन, हमार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हमार रोजगार, हमार पटवारी, हमार कोटवार, हमार सचिव सब जन काम करे, सेवा करे छत्तीसगढ़ के। विपरीत परिस्थिति में भी संकट के समय में जिन साथ देते वो याद रखना है। धान हमन नीलामी करें बाजार में, तुम्हार से 1900 रुपये क्विंटल में किसान से खरीदे रहे हैं और 1300-1400 रुपये बाजार में घाटा सही कमन बेचे रहे हैं। एक क्विंटल में 600-700 रुपये घाटा पाए, लेकिन किसान के नुकसान नहीं होते। ये सरकार जिन कही थे तेन कर थे। आज जिन लड़ाई है तेन बड़े लड़ाई है, और लड़ाई छत्तीसगढ़ के लड़ाई है, छत्तीसगढ़ की जनता की लड़ाई है। और ये लड़ाई पर आप सब संकल्पित हो लगी और भी पाए के संकल्प पत्र में लाया हूं। हर समय हर विधानसभा में संकल्प कराता हूं, ये लड़ाई ले तुम अपन हाथ में लेना है। कांग्रेस पार्टी हमेशा पूरा हिंदुस्तान एक करे के काम रखे, एक सूत्र में पिरोए काम करे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने आज एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली में G20 को लेकर केंद्र सरकार द्वारा की जा रही तैयारियों को विस्तार पूर्वक बताया। सचदेवा ने कहा कि दिल्ली में हो रहे सौंदर्यीकरण कार्यों के लिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली के उपराज्यपाल ने कुल 54 दौरे किए हैं ताकि समयबद्ध सीमा पर कार्यों को संपन्न किया जा सके। उन्होंने कहा कि 216 घंटे के कार्यों में कुल 351 किलोमीटर पैदल चलकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने अपनी तत्परता दिखाई है। लेकिन इसके विपरीत अगर सीएम केजरीवाल या उनके किसी भी मंत्री ने एक भी दौरा किया है तो वह बताएं। वहीं नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने दिल्ली के उपराज्यपाल को बधाई दी और कहा कि उपराज्यपाल इसके लिए पूरी तरह से तत्पर हैं कि G20 का आयोजन बेहतर तरीके से हो। पूरे भारत को इस बात का गर्व है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत को G20 की मेजबानी करने का अवसर मिला। और खाली दिल्ली ही नहीं, देश के अनेक शहरों में इसके निमित्त कार्यक्रम चल रहे हैं। दिल्ली में जो सौंदर्यीकरण हो रहा है उसको लेकर जो डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, मैं एक बार उनका नाम बोलता हूँ। NDMC, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, केंद्र शासित है। ITPO, जिसे अब हम भारत मंडपम कह रहे हैं, केंद्र शासित है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी DDA, केंद्र शासित है। इंडियन एयरफोर्स, केंद्र शासित है। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, केंद्र शासित है। दिल्ली पुलिस, MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ रोड सर्विस ट्रांसपोर्ट, MHA, NHAI भी केंद्र शासित है। ये सब डिपार्टमेंट दिल्ली को संवारने का काम कर रहे हैं और माननीय उपराज्यपाल जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इन सब डिपार्टमेंट की लगातार मॉनिटरिंग करते करते 2 दर्जन से ज़्यादा हाई लेवल मीटिंग्स, और वो मीटिंग भी ऐसी मीटिंग भी हुई हैं जो सिर्फ 48 घंटे के नोटिस पे कामों को प्रतिरूप दिया गया है। इन कामों को तेज गति से लाने के लिए लगातार उनकी मॉनिटरिंग की गई। इस पूरे रिपेयर वर्क्स की दिल्ली में जो सौंदर्यीकरण हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली के उपराज्यपाल ने कुल 54 विजिट अब तक किए हैं कि इन कामों को समयबद्ध सीमा में पूरा किया जाए, उनका सौंदर्यीकरण ठीक हो जाए। अरविंद केजरीवाल या उनका कोई एक मंत्री एक विजिट दिखा दे अपने काम की। हमने बताया कि केंद्र सरकार ने 4064 करोड़ रुपए अब तक खर्च किए हैं, उसका मैंने ब्यौरा दिया है, उसका कागज़ दिखा रहा हूँ। दिखाए अरविंद केजरीवाल, उनके पास क्या है? उनके पास है तो स्कूलों में मिड डे मील से बच्चे बीमार हो रहे हैं, ये केजरीवाल की उपलब्धि है। देखिए, सबसे पहले तो हम दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने पिछले 6-7 महीने में G20 को लेके जो भी तैयारियां उनको करनी थी उसमें वो पूरी तरह से सफल रहे हैं। मैं उनके प्रति और अधिकारियों के प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्य के लिए लगभग 4,500 करोड़ रुपया उपलब्ध कराए हैं और ब्यूटिफिकेशन का कार्य लगभग पूरा हो गया है और उसकी जो आखिरी तारीख सरकार की ओर से रखी गई वो 31 अगस्त है। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार को केंद्र सरकार की ओर से 700 करोड़ रुपया दिल्ली की रोड्स को ठीक करने के लिए दिया। मुश्किल से 45-46 करोड़ रुपया उन्होंने खर्च किया है। सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ा है कि दिल्ली की सड़कों की हालत बहुत खराब है, सड़कें टूटी फूटी हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल की सरकार ने यही रिप्लाई दिया कि हम 2024 तक सड़कों की मरम्मत कर पाएंगे। तो ये है अरविंद केजरीवाल सरकार की परफॉर्मेंस। अध्यक्ष जी ने आपको जानकारी दी है जो टनल बनाई गई है प्रगति मैदान के साथ लगभग 1.5 किलोमीटर लंबी, उसके ऊपर लगभग 1000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। 20% दिल्ली सरकार को देना था, 1 पैसा नहीं दिया। पेरीफील्ड रोड जो बनाई गई है उसके लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार को 3700 करोड़ रुपया कंट्रीब्यूट करना था, 1 पैसा नहीं दिया। हम पूछना चाहते हैं आखिर अरविंद केजरीवाल से कि वो कोई एक ऐसा काम बताएं जिसको दिल्ली के लोग याद रखेंगे। मोदी जी की सरकार ने तो कर्तव्य पथ भी बनाया है, मोदी जी की सरकार ने तो नेशनल वार मेमोरियल भी बनाया है, मोदी जी की सरकार तो दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा इको पार्क भी बना रही है। 885 एकड़ जमीन के ऊपर 500 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च हो रहा है। और मोदी जी की सरकार ने प्रगति मैदान में वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल सेंटर भी बनाया है जिसके ऊपर 2000 करोड़ से ज़्यादा खर्चा हुआ है। और मोदी जी की सरकार द्वारका में भी एक एशिया का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर बना रही है जिसके ऊपर 25,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। मोदी जी की सरकार दिल्ली में तीसरा रिंग रोड भी बना रही है जिसमें 26 फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, 18 अंडरपासेज हैं। आखिर अरविंद केजरीवाल तो बताए कि उन्होंने दिल्ली को क्या दिया है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए
बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।